हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों एग्जाम वेदा परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम भूगोल पर चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी को आधार मानकर भूगोल पर जो बातें लिखी गई एनसीईआरटी बुक्स को, सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल का जो ब्रह्मांड नायक है वो सूर्य है और सारा ब्रह्मांड सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है और सूर्य एक तारा है। क्योंकि यहाँ सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं तो सबसे पहले हम तारे की संकल्पना जान लेते हैं। आखिर तारा होता क्या है, सूर्य क्या है, एक तारा ही है। बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि तारे जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार तारे भी जन्म लेते हैं। तारे को भी जन्म होता है, तारे भी जवान होते हैं और वृद्धावस्था को प्राप्त करते हुए अंत में नष्ट हो जाते हैं। और पूरा ब्रह्मांड तारों पर ही निर्भर है। आज जो देख रहे हैं पृथ्वी, लोग बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ग्रह, जितने भी 8 ग्रह देख रहे हैं, जितने भी उल्कापिंड, तमाम सारी चीजें हैं, सब तारों के मलबे हैं और तारों से उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले हम तारे को समझते हैं, आखिर तारा है क्या। देखिए तारा वह खगोलीय पिंड है। बच्चों हम जानते हैं तारा है क्या। तारा वह खगोलीय पिंड है, तारा यानी स्टार यानी तारा। तारा वह खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश होता है, जिसका अपना ऊर्जा होती है। आप जो देख रहे हैं सूर्य क्या एक तारा है और बहुत सारे जो उपग्रह हैं सूर्य के, हमारा जो तारा मंडल है, हमारा जो सौर परिवार है, सौर परिवार में 8 ग्रह, पहले तो 9 ग्रह माना जाता था। सौर परिवार में 9 ग्रह या 8 ग्रह जो भी पहला था, बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति शनि अरुण जितने भी हैं ये उपग्रह हैं। बच्चों जानना चाहिए आपको, हालांकि जानते भी होंगे कि ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के ही प्रकाश से या तारों के ही प्रकाश से चमकते हैं। इसलिए तारा जो है पूरी ऊर्जा और प्रकाश का महान केंद्र होता है। बिना तारों से किसी व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है, किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। तारे ही ब्रह्मांड के केंद्र हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि तारों का जन्म एक प्रोसेस से होता है और अंत में मृत्यु जो है एक अंत के रूप में समाप्त होती है। तो यहां जानना चाहते हैं कि तारे क्या होते हैं। तारों का मतलब होता है, तारे किसे कहते हैं, वह खगोलीय पिंड हैं। वह खगोलीय पिंड है जिनका अपना प्रकाश होता है और जो सारे ग्रहों या उपग्रहों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। आपने देखा है कि हमारे यहां कहा जाता है कि चांद भी प्रकाश देता है। चांद हमको थोड़ी प्रकाश देता है, क्योंकि चांद जो है एक दर्पण का काम करता है जिसका प्रतिबिंब हमारे पृथ्वी पर आता है और चांद चमकदार दिखाई देता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश वो चमकता है और उसकी चमक हमारे पृथ्वी पे आती, तो हमको मालूम होता है कि चांद भी चमक रहा है, जबकि चांद का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है। उसी प्रकार अपने पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है। इवन एनी काइंड ऑफ जो सैटेलाइट है या एनी काइंड ऑफ ग्रह जो है नक्षत्र, इनका अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता। ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि तारों का जन्म की बात होती है। यहाँ एक पार्टिकुलर सूर्य की बात नहीं हो रही। आप आसमान में देखते होंगे बहुत सारे तारे, असंख्य तारे हैं। यहाँ की सूर्य से कई गुना भारी तारे हैं। सूर्य चूंकि हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसलिए हमको सबसे चमत्कार दिखाई देता है। तो कहने का मतलब चमक सूर्य की हमको क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वह पृथ्वी के सबसे नजदीक है और सूर्य से कई बड़े बड़े तारे। रात में देखिए, पहले हम लोग बचपन में थे तो सब लोग बताते, देखो भगवान जी गोरू चरावत हैं आसमान में, वो सब तारे हैं। और तारे चूंकि अभी जब हम लोग अगली कक्षा में गैलेक्सी और मंदाकिनी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां विस्तृत व्याख्या होगी। अभी तो हम तारे के जन्म की बात करते हैं। देखो बच्चों, तारों का जन्म होता है, यंग होते हैं, वृद्ध होते हैं, अंत में मर जाते हैं और तारों से ही सारे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह नक्षत्र उपग्रह सब बने हैं, उसी की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। हम देखते हैं तारा क्या है। तो तारे के बारे में आपने समझ लिया कि तारे वह होते हैं, वह खगोलीय पिंड हैं जिनका अपना प्रकाश होता है
ठीक है, जो दूसरे ग्रहों को प्रकाशित भी करते हैं, उपग्रहों को प्रकाशित करते हैं। अब तारे के जीवन की बात हम देखते हैं। सबसे पहले होता है कि तारे की प्रारंभिक अवस्था, जो तारे के जन्म की शुरुआत होती है, नेबुला से होती है। नेबुला जिसे निहारिका कहा जाता है। तारों का जन्म नेबुला या निहारिका से होता है। अब नेबुला क्या है आपसे पूछा जाए, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि नेबुला क्या, अभी बच्चों का कंसेप्ट नहीं था। नेबुला नेबुला एक वर्ड आ गया तो अंदर में आ गया कि नेबुला क्या है, निहारिका क्या है। होता क्या है बच्चों, जब सूर्य तारों का निर्माण होता है तो हाइड्रोजन और जो मलबे होते हैं, हाइड्रोजन हाँ, यहां से पहले समझते हम लोग, थोड़ा एक बार और समझते, सॉरी। हाँ, तारों का जन्म कहां से होता है, नेबुला से होता है। अब पूछा जाए तारों की प्रारंभिक अवस्था, तारा जब बनता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या है, नेबुला होती है। नेबुला क्या है, नेबुला हाइड्रोजन और अंतरिक्ष में जो मलबे होते हैं, धूल के बादल, धूल के मलबे, यानी हाइड्रोजन और धूल के मलबे को संयुक्त रूप से हम नेबुला बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस हो और धूल के बहुत सारे कण हो, मलबे हों, इनको सामूहिक रूप से हम नेबुला या निहारिका बोला जाता है। कभी कभी बोला जाता है निहारिका में क्या क्या होता है, तो आपको उत्तर होगा हाइड्रोजन और धूल के कण या गैसों के कण होते हैं। तो तारों की प्रारंभिक अवस्था नेबुला या निहारिका होती है। ये बात जान लें, परीक्षा में कई बार पूछा गया है नेबुला क्या है, निहारिका क्या है। तो आपको जान लेना चाहिए कि तारों की जब शुरुआत होती है, तारे जब जन्म लेते हैं तो शुरुआत उनकी नेबुला या निहारिका से होती है। उस समय हाइड्रोजन और जो धूल के कण होते हैं उनके सामूहिक रूप को नेबुला या निहारिका कहा जाता है। निहारिका के बाद आता है बाबू जब अंतरिक्ष में अभी तक तारा दिखाई नहीं पड़ता, मतलब ये शुरुआत है, लेकिन तारों का रूप तब होता है जब तारा चमकने लगता है, तब अपने उफान में आता है, तब वो शुद्ध रूप से तारा बोला जाता है। तो तारों का जब शुद्ध रूप क्या होता है, जैसे प्रोटो स्टार, इसे आद्य तारा बोलते हैं। आद्य तारा का मतलब होता है बेटा अभी तारा चमकना शुरू नहीं किया है। होता क्या है कि जब हाइड्रोजन जो है और ये धूल के कण जो है ये -100 डिग्री सी के नीचे चले जाते हैं, इन्हीं को प्रोटो स्टार या आद्य तारा बोला जाता है। यानी जब हाइड्रोजन और धूल के कण का टेम्परेचर -100 डिग्री सी के नीचे चला जाता है तो वो जो होते हैं वो आद्य तारा या प्रोटो स्टार बोला जाता है। अब तारों के जीवन चक्र की शुरुआत जब बात होती है तो सबसे पहले आता है नेबुला के बाद आता है आद्य तारा। ये मिलान करने का आता है, यूपीएससी लेवल में भी क्वेश्चन पूछा गया कि तारों के जन्म का चक्र क्या है। तो सबसे पहले नेबुला होता है। नेबुला आपने जाना कि हाइड्रोजन और धूल के कणों का सामूहिक रूप जो है नेबुला होता है अंतरिक्ष में। जब इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जब कम होता है तो उस स्थिति में प्रोटो स्टार बनता है। अभी तारे चमकना शुरू नहीं करते। प्रोटो स्टार या आद्य तारे के रूप में तारा चमकना शुरू नहीं करता है, अभी तारे का रूप नहीं है, यही तारा की शुरुआत हो जाती है। होता क्या है कि आप जानते हैं ये कमरा है बेटा, इस कमरे को बंद कर दिया जाए और यहां पर पंखा चला दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ेगा या घटेगा? यानी सारे खिड़कियां बंद कर दी जाए, दरवाजे बंद किया जाए, कमरे का तापमान बढ़ा दिया जाए, कमरे में पंखा चला दिया जाए तो उसका तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? तो अमूमन है कि जब गैसों के बीच घर्षण होता है तो बेटा गैसों का तापमान बढ़ जाता है। यही हाल तारों के निर्माण की प्रक्रिया में होता है। तारों के निर्माण की प्रक्रिया में होता क्या है बेटा कि जब गैसों के बीच घर्षण होता है, यहां गैस क्या, हाइड्रोजन गैस है। तारों का निर्माण किससे शुरू हुआ? हाइड्रोजन गैस और धूल के कणों से हो रहा है। धूल के कण या धूल के बादल
धूल का इतना विशाल रूप हो जाता है, गैसों का इतना विशाल रूप पाया जाता है कि एक बादल सा बन जाता है। और यही बादल को हम नेबुला से फिर उस प्रोटो स्टार की तरफ ले जाते हैं। तो नेबुला प्रारंभिक अवस्था होती है, जब इसका टेम्परेचर कुछ नीचे हो जाता है तो प्रोटो स्टार हो जाता है। जब इस हाइड्रोजन गैस और गैसों का बादल कम टेम्परेचर पर होता है तो प्रोटो स्टार बन जाता है। आद्य तारा, इसे आद्य तारा बोलते हैं, इसे आद्य तारा बोलते हैं। इसे निहारिका या नेबुला बोलते हैं, इसे निहारिका या नेबुला बोलते हैं। आपसे पूछा गया कि नेबुला क्या है, होता क्या है कि अब क्या होता है बाबू कि हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन चूंकि नाभिकीय संलयन जब शुरू होता है, तारों का निर्माण नाभिकीय संलयन से शुरू होता है, नाभिकीय संलयन से, ठीक है। नाभिकीय संलयन से तारों का निर्माण शुरू होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। हीलियम बनाते हैं, हीलियम जब बनाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। अब एक घर्षण की प्रक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन का घर्षण कैसे शुरू हो रहा है। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं, इस पे और बढ़ाते चलते हैं। अब देखिए, अब इसमें कुछ और देखते हैं तो उसके बाद समझाते हुए हम लोग चलते हैं कि तारे का जीवन चक्र मुख्य रूप से उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारे का जन्म, जीवन, मृत्यु अलग अलग चरणों में होता है। यानी तारा जन्म लेगा, जवान होगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। अब प्रारंभिक चरण तारे का क्या होता है, नेबुला। नेबुला को माना है हमने, क्या बताया अभी आपको, अरे नेबुला को हमने क्या बताया। नेबुला क्या है, तारे का जन्म मुख्य रूप से हाइड्रोजन और धूल के विशाल बादल से होता है, इसे नेबुला कहते हैं। नेबुला क्या है, तारे के जन्म की शुरुआत की अवस्था को नेबुला कहा जा सकता है। सीधी बात कह सकते हैं कि तारा जब पैदा होने की शुरुआत होती है, जन्म लेने की अवस्था में होता है, तो उस स्थिति को नेबुला बोलते हैं, ठीक है। जब यह बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सघन होने लगता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। हमने क्या बताया अभी कि अगर कमरे में पंखा चला दिया जाए तो गैसें आपस में टकराएंगी। जब गैसें आपस में टकराती है तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। यही हाल हमारे हाइड्रोजन के साथ हुआ। हाइड्रोजन के साथ जब हुआ है तो हाइड्रोजन में होता क्या है कि हाइड्रोजन जब आपस में टक्कर की तो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनी। क्योंकि यहां एक बात और है, आप जानते होंगे, हीलियम आपने देखा हो कि NaCl अगर मिला दिया है, सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड में उसका प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड अलग अलग मिलता है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं यहां हम ये देख रहे हैं कि कलर इसका हाँ, अब देखिए, हम इसके पहले की स्थिति बता रहे थे कैसे बना। चूंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस H मिलके हीलियम बनते हैं। जब हीलियम बनता है He, हीलियम जब बनता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है और ऊर्जा निकलती है। यानी भयानक विस्फोट होता है। आप हाइड्रोजन बम के बारे में सुने होंगे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे ही कार्य करता है, क्योंकि ये क्रिया जो होती है, ये रिएक्शन नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सूर्य के नाभिक, तारों के नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है। तारों के नाभिक की संलयन की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, तो बाबू तारों के नाभिक संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन भाग लेता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं कि प्रोटॉन भाग लेते हैं। बाबू होता क्या है, हाइड्रोजन का आपने देखा है कि 1H1 होता है। 1H मतलब इसका परमाणु भार 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो हाइड्रोजन में परमाणु भार मतलब परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन जब निकालेंगे तो न्यूट्रॉन 0 हो जाता है, न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं।
तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नाभिकीय संलयन क्रिया में भाग लेने वाले कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है कि न्यूट्रॉन होता है कि इसमें से कोई नहीं। तो आज से जान लो बेटा, नाभिकीय संलयन की क्रिया नाभिक में होती है। कहां होती है? नाभिक में होती है। H1 और H1 मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो चूंकि नाभिक में क्या पाया जाता है? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। आप पढ़ेंगे जब फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि नाभिक में क्या होता है। नाभिक में केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो बेटा जब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती तो उसमें कौन भाग लेता है? केवल प्रोटॉन भाग लेते हैं। चूंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 1 होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालोगे तो परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घट जाएगा, एक एक करके 0 आ जाएगा, न्यूट्रॉन आएगा ही। तो बात ये बनती है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में कौन सा तत्व भाग लेता है? क्या भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, न्यूट्रॉन लेते हैं। सबसे पहली बात जान लीजिए कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में प्रोटॉन भाग लेता है। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। क्यों प्रोटॉन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेता? क्योंकि एक प्रक्रिया नाभिक में होती है और नाभिक में ही होने के कारण बेटा H+1 के हीलियम हो जाता है। जब इसके प्रोडक्ट देखिए क्या हाइड्रोजन से मैच करता है, H बन के He बन रहा है। वैसे सामान्य रिएक्शन में है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जल बनता है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन विद्यमान रहता है। भाई मान लीजिए आप करते हैं H2+O2, ये जल बन रहा है, तो जल में H2O है कि नहीं? यहाँ का हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसमें एकदम उल्टा हो रहा है। इसके प्रोडक्ट में हाइड्रोजन भी है, यहाँ हीलियम बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह रिएक्शन न्यूक्लियस में हो रहा है, ठीक है, नाभिक में हो रहा है। नाभिक में ये सब बात मायने नहीं रखी है। इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है, इतना विशाल टेम्परेचर हो जाता है, ये प्रक्रिया हीलियम में चेंज हो जा रही है और विशाल ऊर्जा निकलती है, विशाल प्रकाश निकलता। तो आज सूर्य इतनी बड़ी ऊर्जा दे रहा, बताइए हमसे कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर की बात होती है सूर्य यहां दूर से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है, 500 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में बेटा कितना लगता है? 500 सेकंड लगता है। 500 सेकंड मतलब 8 मिनट के बराबर होता है, लगभग 8 मिनट। आप बताओ प्रकाश की चाल कितना होती है? चुंबकीय तरंगों की चाल के बराबर होती है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बात है प्रकाश क्या है? आपसे पूछा जाए व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसकी चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। उतनी चाल से चलते हुए 500 सेकंड लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। बताओ कितनी दूर पे है, ठीक है। हमारा कहने का मतलब होता है कि यहां सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन से क्रिएट होती है। हाइड्रोजन का संलयन होता है। हाइड्रोजन बम देखते हो, अभी कहां गिरा दिया जाए पूरा देश का देश नष्ट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इतनी विशाल ऊर्जा उसमें होती है। अरे प्रोटॉन का ही कमाल होता है। तो बात हम चलते हैं और आगे देखते हैं। तो आपने देखा गुरुत्वाकर्षण का नेबुला के केंद्र में संपीड़न जारी रहता है, एक प्रोटोस्टार बनता है। स्टार की प्रारंभिक अवस्था प्रोटोस्टार कहलाती है, उसके पहले नेबुला होता है, ठीक है। इसे अभी तक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। नाभिकीय संलयन मतलब नाभिक में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अभी गर्म नहीं हुए हैं। जब हाइड्रोजन गर्म हो जाएंगे तो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनेगा। यही से नाभिकीय संलयन की शुरुआत होती है। नाभिकीय संलयन में होता क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन मिल करके विशाल मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो कि तारों की प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। अब यहीं से बात चलती है कि अब यहीं से क्या होता है कि जब तारा गर्म होता है, हमने अभी बताया कि कमरे के तापमान जब
मतलब जब फैन चलाया जाएगा या गैसों के बीच में घर्षण होता है, गैसों के बीच में जब घर्षण होगा बेटा तो हाइड्रोजन गर्म हो जाएगी और प्रोटॉन उच्च गति के हो जाते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है परीक्षा में कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में भाग लेते हैं निम्न गति के प्रोटॉन, उच्च गति के प्रोटॉन, निम्न गति के न्यूट्रॉन, उच्च गति के न्यूट्रॉन। पहली बात तो न्यूट्रॉन भाग ही नहीं लेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारे नाभिक में होता ही नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन का नाभिक क्या है, हाइड्रोजन 1H1 है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जब घटाया जाएगा तो न्यूट्रॉन जीरो हो जाते हैं, जीरो न्यूट्रॉन होता है। और नाभिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कौन, प्रोटॉन। प्रोटॉन कब भाग लेता है, जब हाइड्रोजन का तापमान ज्यादा हो जाता है। हाइड्रोजन तापमान जब ज्यादा हो जाएगा तो प्रोटॉन गतिशील हो जाएगा। तो यहां प्रश्न होता है कि उच्च गति के प्रोटॉन भाग लेते हैं, उच्च गति के प्रोटॉन जो है भाग लेते हैं। बहुत अंदर का क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा बेटा कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में उच्च गति के प्रोटॉन भाग लेते हैं। उच्च गति के प्रोटॉन का क्या मतलब होता है कि यहां प्रोटॉन हाइड्रोजन के घर्षण के कारण बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत तेज उसकी चाल हो जाती है, तब महाविस्फोट होता है, तब जाके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अपार ऊर्जा, अपार प्रकाश और इतनी गर्मी पैदा होती है कि विशाल ब्रह्मांड जैसे तारों का जन्म होता है। अब यहीं से तारा जो है, तारों की शुरुआत होती है। मतलब तारा पहले अवस्था नेबुला हुई, नेबुला से प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार से अब दीप्त तारे की बात आती है। जब दीप्त तारा तब बनता, दीप्त मतलब जब तारा दिखने लगे, जब आप उसे जान गए को तारा दिख रहा है, वो देखिए अंतरिक्ष में तारा दिख रहा है, वो तारा दिख रहा है, ये तारे की दीप्त अवस्था होती है। यह कह सकते हैं कि तारे जब पूर्ण रूप से जन्म ले लेते हैं उसकी इस अवस्था को हम दीप्त अवस्था बोलते हैं। अब यहां देखते हैं, अब देखिए, अब यहां से देखिए क्या होता है। जब तापमान इतना बढ़ जाता है, यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो गई है, H+H हीलियम बन गया है। हीलियम बनने के बाद ऊर्जा, ऊष्मा और ऊर्जा, अपार ऊर्जा और ऊष्मा निकल रही है। टेम्परेचर बहुत हाई डिग्री का हो गया है। तो जब तापमान इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होना शुरू हो जाता है, तब एक स्थिर तारा बन जाता है। इसी को दीप्त तारा बोलते हैं, इसी को दीप्त तारा बोला जाता है। पूछा जाता है दीप्त तारा कब बनता है, यानी तारे का असली रूप कब दिखाई देता है, जब तारा इतना, मतलब जब हाइड्रोजन, जब नाभिक में संलयन की शुरुआत हो जाती, यानी हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनने लगते हैं, अपार ऊर्जा ऊष्मा निकलती है, उसी को तारे की शुरुआत कहा जाता है। इसी को दीप्त तारा बोला जाता है। तारा अपने जीवन का अधिकांश समय मुख्य रूप से मेन सीक्वेंस में बिताता है। मतलब ये जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है, तारा अधिकांश समय तक, इसे तारे की जवानी कह सकते हो। तारे की जवानी, इस समय सूर्य अपनी जवानी में है, सूर्य अपनी इसी अवस्था में चल रहा। तो होता क्या है कि जब तारा अपने जीवन का अधिकांश समय मुख्य अनुक्रम मेन सीक्वेंस में बिताता है, मेन सीक्वेंस बिताता है, तो हाइड्रोजन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब आगे के चरणों में प्रवेश करता है, यानी आगे के चरणों में तारा अपने प्रकाश की अवस्था में द्रव्यमान के आधार प्रवेश करता है। आपने देखा पहली अवस्था नेबुला थी, तारे की शुरुआत नेबुला से हुई। नेबुला के बाद, नेबुला ऐसे जिसे निहारिका कहा गया, निहारिका के बाद आद्य तारा या प्रोटोस्टार बना। प्रोटोस्टार के बाद की अवस्था आती है दीप्त तारे की, दीप्त तारा। दीप्त तारा का मतलब अब दीपायमान होने लगा, तारा अपना प्रकाश सबको बांटने लगा है। ये तारे की जवानी अवस्था बोली जाती है। तारे की यंग अवस्था कब बोली जाती है, आपसे पूछा जा सकता है कि तारे की यंग अवस्था क्या है। तारे की यंग अवस्था दीप्त तारे की अवस्था होती है जब तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में जितने भी तारे हैं सब में नाभिकीय संलयन ही मेन आधार होता है।
जिसके आधार पर अपनी ऊर्जा पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं और सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। आगे के चलन अब देखिए, अब क्या होता है कि धीरे धीरे नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है। हाइड्रोजन खत्म, उनकी ऊर्जा खत्म। जब उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो बेटा ये लाल दानव का रूप धारण कर लेता है। यानी न्यूक्लियस से हाइड्रोजन जब खत्म हो जाती है तो इसका बाहरी हिस्सा लाल होकर गर्म हो जाता है। सूर्य का नाभिक या तारों का जो नाभिकीय अवस्था में हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियस से जब खत्म होने लगती है, अब आगे देखते हैं तो वो अवस्था। अब देखिए, अब देखिए लाल दानव, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लाल दानों के, तारों के लाल दानों की अवस्था क्या होती है। देखिए लाल दानव या लाल महादानव बोला जाता है, रेड गॉइंट मतलब लाल राक्षस या रेड सुपर गॉइंट। राक्षस एक महान राक्षस का रूप ले लेता है। कब लेता है? जब तारे के केंद्र का हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। आपने देखा नाभिकीय संलयन क्रिया शुरू हुई है। नाभिकीय संलयन में H प्लस H हीलियम बना रहे हैं। हीलियम जब बनता है तो बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश या ऊर्जा निकलती है। अब धीरे धीरे क्या होती है कि नाभिकीय संलयन की क्रिया खत्म हो रही है, हाइड्रोजन खत्म हो रहा है, अभी की नाभिकीय संलयन होना बंद हो रहा है। उस स्थिति में संलयन बाहरी परतों में होने लगता है। यानी जो नाभिकीय संलयन है केंद्र से नहीं होकर, न्यूक्लियस से नहीं होकर बाहरी परतों में होने लगता है सूर्य के, तारों के। जब तारों के बाहरी परतों में नाभिकीय संलयन होता है, तारा बहुत विशाल हो जाता है। इसी को लाल महादानव या रेड सुपरजायंट बोला जाता है। प्रश्न आया है कई बार परीक्षाओं में कि तारे के लाल दानों की अवस्था कब होती है? तारों के लाल दानों की अवस्था तब होती है जब न्यूक्लियस से हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है। तो तारा क्या होता है कि फूल कर लाल दानों का रूप धारण कर लेता है। यानी यहां पर संलयन बाहरी परतों में होने लगता है। सीधी बात होता है कि जब नाभिकीय संलयन तारे के बाहरी परतों में होना लगता है तो यह फूल कर एकदम बिल्कुल लाल हो जाता है। इसी के रेड जायंट बोलते हैं। और जब बहुत विशाल लालिमा पैदा हो जाती है इसी को सुपर रेड जायंट या लाल महादानव कहते हैं। अब इस तरीके से आपने देखा चौथी अवस्था हो गई। ठीक है, आपने था नेबुला या निहारिका। निहारिका के बाद आद्य तारा प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार के बाद लाल दानव या उसमें दीप्ति तारा भी आता है। फिर उसके बाद आता है लाल दानव की अवस्था आती है। लाल दानव कब होता है? जब नाभिकीय संलयन की क्रिया बाहरी परतों में होने लगती है सूर्य के, तब पोजीशन क्रिएट होती है। इसके बाद और क्या होता है बेटा? तब देखो क्या होता है। इस दौरान तारा हीलियम और अन्य भारी तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन आदि का संलयन करने लगता है। देखिए अब हमारी ऊर्जा खत्म हुई। अब देखिए हमारे होता शरीर में क्या होता है? हमारे हमको ऊर्जा कौन देता है? फैट देता है। फैट हमारे लीवर में इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, हमको अगर बाहरी फैट नहीं मिल रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं? अपने लीवर के फैट को यूज करने लगते हैं। उसी प्रकार सूर्य तारे महोदय क्या करते हैं कि क्या करते हैं? हीलियम का नाभिकीय संलयन होने लगता है। क्योंकि अब तक नाभिकीय संलयन किसका हो रहा था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हो रहा था। अब संलयन करने लगता है किसका? हीलियम का। क्योंकि हाइड्रोजन बाबू तो खत्म हो चुके हैं, अब इनका संलयन होने लगता है। ये अभी अवस्था नहीं है देख रहे हैं, तारों की अभी अवस्था ये नहीं देख रहे हैं। अभी अपना तारा इस स्टेज में नहीं पहुंचा है। मतलब सूर्य, हमारे ब्रह्मांड का नायक सूर्य है। सूर्य अपने इस अवस्था में नहीं पहुंचा है, लेकिन इसका चरण बताया जा रहा है कि तारे जब मौत को प्राप्त करते हैं कैसे कैसे हो, किस रास्ते से होकर गुजरते हैं। देखिए होता क्या है कि अब तारे का अंतिम चरण देख लिए। तारे की मृत्यु उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। देखिए जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना से कम हो जाता है, उसको सफेद बौना व्हाइट डॉर्फ कहा जाता है। यानी सफेद बौना तारा कब बनता है? आपकी स्थिति आती है सफेद बौना क्या है? व्हाइट बौना तारा कब होता है? जब, अब देखिए अब द्रव्यमान की बात आती है। जब सूर्य का द्रव्यमान, जब तारों का द्रव्यमान, तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना से कम हो।
ठीक है। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम होता है तब वो स्थिति आती थी सफेद बौने की, व्हाइट डॉर्फ कहलाएगा। ये व्हाइट डॉर्फ की अवस्था होती है, यानी तारे अब अपनी जवानी को भूलकर बुढ़ाई की तरफ जा रहे हैं और मौत की अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। सूर्य जैसे छोटे तारे अंत में अपनी बाहरी परतें निकाल देते हैं, जिससे एक गैसी नेबुला बनता है और शेष कोण सफेद बौने के रूप में बन जाता है। यानी जब धीरे धीरे ये ठंडा होने लगता है तो काला बौना बन जाता है। यानी अब सूर्य की, अब तारों की एनर्जी बिल्कुल खत्म होने वाली है। उसको ब्लैक, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक ड्वार्फ। यानी इसका तापमान, बात समझ गई। व्हाइट ड्वार्फ कब बनता है? जब सूर्य के द्रव्यमान जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम होने लगता है तो व्हाइट ड्वार्फ बनने लगता है। ठीक है, अब आगे और हम देखते हैं। अब विशाल तारे, मैसिव स्टार, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारा। अब यहां बात आती है कि जब नाभिकीय संलयन के तहत न्यूक्लियस में हाइड्रोजन खत्म हो गया तो हीलियम उस संलयन में भाग लेने लगता है। स्थिति आती है अब तारों का जन्म उनके द्रव्यमान पर चला जाता है। जो तारा द्रव्यमान में सूर्य के द्रव्यमान से जितना अधिक हो जाएगा, जब तारा बहुत विशाल मात्रा में, यानी सूर्य के द्रव्यमान से विशाल मात्रा में लगभग 8 गुना अधिक हो जाए तो एक भीषण विस्फोट करता है। नहीं, जब तारा सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना, मतलब तब क्या होता है कि भीषण विस्फोट करता है। इसी को सुपरनोवा बोला जाता है। प्रश्न कई बार पूछे, यूपीएससी में प्रश्न बना है सुपरनोवा की पोजीशन क्या होती है। यानी जब तारों का द्रव्यमान सूर्य से लगभग 8 गुना हो जाए। यह द्रव्यमान की बात यहां आती। अब तक क्या था, न्यूक्लियस में हीलियम हाइड्रोजन की बात आती थी कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना, अपार मात्रा में ऊर्जा निकली अपार मात्रा में। लेकिन यहां तो अब हाइड्रोजन खत्म, बेचारे सूर्य तो गरीबी में चले गए। अब होता क्या है कि अब उनके पास उनकी हड्डी बची है। अगर हड्डी सूर्य की हड्डी से ज्यादा हो गई, हड्डी मतलब द्रव्यमान, कहने में जब तारा बहुत विशाल 8 गुना से अधिक है, सूर्य के द्रव्यमान से है, वो स्थिति सुपरनोवा कहलाएगी। और तारा विस्फोट करता है। विस्फोट करने के बाद न्यूट्रॉन तारा बनता है। ठीक है, न्यूट्रॉन स्तर का आपसे पूछा जाता है कि तारों का न्यूट्रॉन स्तर क्या होता है। न्यूट्रॉन स्तर तारों की अंतिम अवस्था होती है। यानी जब सुपरनोवा होता है, ये सुपर विस्फोट होता है, तो विस्फोट के बाद ये घटना ब्लैक होल कहलाती है। यानी ब्लैक होल क्या है? तारे की अंतिम अवस्था। तारा मृत को प्राप्त होने जा रहा है। जब तारा मृत की अवस्था में होता है तो इसके द्रव्यमान का केंद्र में इतना चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, एक प्रकाश भी उसकी होल से नहीं गुजर सकता। इसी को ब्लैक होल कहा गया है। इसी को ब्लैक होल कहा जाता है। आपने देखा तो इस प्रकार आपने देखा कि तारा जन्म लेता है। तारा जन्म लेते समय पहले नेबुला बना। पहले क्या बना? नेबुला जिसे निहारिका कहा जाता है। निहारिका, ठीक है। निहारिका के बाद प्रोटोस्टार के बाद दीप्तारा के बाद व्हाइट डॉर्फ बनता है, फिर ब्लैक डॉर्फ बनता है, फिर सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन स्टार। अंत में क्या होता है? यही तारा जो है ब्लैक होल में चेंज हो जाता है और अपनी मृत अवस्था को प्राप्त कर लेता। देखा तारों के बारे में, चूंकि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य अपनी जवानी की अवस्था में है। जब कोई भी तारा रेड जॉइंट या महान दानव का रूप ले लेता है तो सारे ग्रह नक्षत्र सबको अपने आप में समेट लेता है। सूर्य जब उस अवस्था में
पड़ेगा तो पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रहों को काल कौलित लेगा, मतलब निगल जाएगा। पृथ्वी का या जितने भी आसपास के ग्रह हैं उनको एकदम अपने अंदर निगल लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसी तरीके से तारों का जन्म मृत्यु एक सामान्य आदमी के जीवन से जोड़ा जाए तो तारे भी जन्म लेते हैं, तारे भी जवान होते हैं, तारे भी बूढ़े होते हैं, अंत में मौत को प्राप्त होते हैं। अरे अभी ना कहने लगिएगा कि तारे बच्चे भी पैदा करते हैं। कहने मतलब तारों का जीवन एक लाइफ साइकिल से चलता है, जन्म लेना, जवान होना और मृत्यु को प्राप्त करना। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए हैं, बच्चों के बीच बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि नेबुला क्या है। नेबुला तारों की प्रारंभिक अवस्था है, यानी जब तारा हाइड्रोजन और जो मलबे हैं, जो धूल के बादल हैं, इनको मिला दिया जाए सामूहिक रूप से तो नेबुला निहारिका कहलाते हैं। यही नेबुला निहारिका कम टेम्परेचर पे होते हैं तो प्रोटोस्टार होते हैं। प्रोटोस्टार या आद्य तारा कहलाता है। अभी तारा अपने तारों का रूप नहीं लिया है। जब तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्राप्त हो जाती तो दीप्त तारा बन जाता है। ठीक है, दीप्त तारा के बाद फिर रक्त दानव, दानव से महादानव, महादानव के बाद आपका आ जाता है सुपरनोवा, सुपरनोवा के बाद आता है न्यूट्रॉन तारा, फिर न्यूट्रॉन तारे के बाद आ जाता है आपको ब्लैक होल। इस तरह से कई चरणों से होते हुए गुजरते हुए तारा मृत अवस्था को प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। बस समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो सहयोग दें और आगे बढ़ाने की मदद करें। साथ ही साथ इसी टाइप के मैं बहुत प्रभावशाली वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। अब तो मेरा सिलसिला जारी है। भूगोल का ये पहला था सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, क्योंकि सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य होता है, सूर्य एक तारा है, इसलिए तारे को मैं टारगेट करके आगे बढ़ा हूं। अब तारे की और सारे ब्रह्मांड की पोस्टमार्टम करते करते हुए, विश्लेषण करते हुए अपनी पृथ्वी को लेकर पूरे वर्ल्ड लेवल के, विश्व लेवल की भूग्राफी को पढ़ेंगे। इसी के साथ अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।